नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल में हम सरल और रुचिकर ढंग से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने मारक और कारक प्लैनेट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं बाधक प्लैनेट के बारे में कि बाधक कौन कौन से प्लैनेट बन जाते हैं। तो इसमें हम बाधक प्लैनेट पढ़ने के लिए हम पूरी कुंडली के जो हमारे राशियां हैं ना, चर राशियां और स्थिर राशियां और द्विस्वभाव राशियां, तो ये 3 डिवीज़न जो है उसके आधार पर ही हम इसको पढ़ेंगे, चर, स्थिर और द्विस्वभाव के आधार पर। क्योंकि ये जो बाधक और मारक ये प्लैनेट जो बनते हैं ना, उसमें ये फार्मूला यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो चर राशियाँ हमारी होती हैं, चर राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? 1, 4, 7 और 10 और 2 और 3 और यहाँ पे 5, 6, यहाँ पर 8, यहाँ 9 और ये 11 और ये 12। ये हमारी द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं। 3, 6, 9, 12 और 4, 7 और मेष राशि, मकर राशि, ये चर राशियाँ होती हैं। तो जो चर राशियाँ होती हैं यानी कि लग्न में चर राशियाँ होती हैं, यानी कि यहाँ पर हमारी कोई अगर चर राशि है, चर राशि कौन कौन सी हो सकती है? 1, 4, 7 या 10, कोई भी हो सकती है ना। तो इनमें से कोई भी अगर चर राशि होगी तो जो 11वां घर होता है हमारा, 11th लॉर्ड, यहाँ का जो स्वामी बनेगा, वो बाधकाधिपति का काम करेगा। वो बाधक का काम करता है इस कुंडली में। अब देख लीजिए, ये लाभेश है जबकि हमारे लिए, पर ये बाधा देने का भी काम करता है। इसी तरीके से अगर हमारी लगन द्विस्वभाव लगन है, हमारी चर के बाद स्थिर ले लें पहले, फिर द्विस्वभाव ले लेंगे। तो स्थिर लगन ले लेते हैं, मान लीजिए हम। तो स्थिर लगन में कौन कौन सी लगनें हैं? 2, 5, 8 और 11, ये हमारी स्थिर लगनें हैं। तो स्थिर लग्नों में कौन बाधकपति बनता है? नवमेश, 9th लॉर्ड जो होगा ना, नवमेश जो होगा वो बाधक का काम करेगा। द्विस्वभाव लग्नों में चर, स्थिर, द्विस्वभाव। स्थिर लग्नों में 9th लॉर्ड, ठीक, और चर लग्नों में 11th लॉर्ड। 11th लॉर्ड यहाँ पर बनता है, बाधक का काम करता है। इसी तरह से द्विस्वभाव लगने, अब स्थिर के बाद आती है द्विस्वभाव। 3, 6, 9, 12। तो 3, 6, 9, 12 लग्नों में कौन बनेगा? सप्तम का मालिक, 7th लॉर्ड जो होगा ना, यहाँ पर 7th लॉर्ड सप्तमेश। ये जो सप्तमेश होगा ये 3, 6, 9 और 12, यानी कि द्विस्वभाव लग्नों में सप्तमेश हमारा बनेगा। ये बनेगा चर के लिए और ये बनेगा स्थिर के लिए और ये बनेगा द्विस्वभाव लग्नों के लिए। द्विस्वभाव लगन में ये बन जाएगा सप्तमेश बाधकाधिपति। तो ये बाधक का भी काम करेगा, यानी कि जब सप्तमेश की दशा आएगी इन लग्नों में तो ये बाधक का भी काम करेगा। इसी तरह से चर लग्नों में जब 11वें घर के स्वामी की दशा आएगी तो वो बाधक का काम करेगी। इसी तरीके से ये जो हमारी स्थिर लग्नें हैं उनमें नवम का मालिक, तो 11, 9 और 7 चर, स्थिर, द्विस्वभाव। ऐसे याद किया जा सकता है इसको कि चर लग्न में 11 का स्वामी और स्थिर लग्न में नवम का स्वामी और द्विस्वभाव लग्नों में सप्तम भाव का स्वामी बाधक का काम भी करेगा। बाधक का काम करेगा मतलब वो थोड़ा बहुत विघ्न बाधा डालता है। कोई काम हमारा चलते चलते थोड़ा रुक गया या थोड़ा डिले हो रहा है तो हम नवमेश की दशा में, अगर नवमेश की दशा में काम स्थिर हमारा रुक रहा है तो हमें देखना चाहिए कहीं हमारी लग्न स्थिर तो नहीं है। अगर हमारी लग्न स्थिर है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमारे लिए बाधकाधिपति का रोल कर रहा है, ठीक है। तो उससे संबंधित हमें समझना पड़ेगा कि ये कहाँ पर इसको कैसे रेक्टिफाई करा जाए। क्योंकि नवम के स्वामी का हम दान नहीं करते हैं, पंचम के स्वामी का हम दान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तो हमें बल देना है। दान तो हम उस चीज़ का करते हैं जिसको हमें कमज़ोर करना है। अब हमें भाग्येश को कमज़ोर थोड़ी करना है, भाग्येश को तो हमें बल ही करना होता है। तो हम इसका दान नहीं करेंगे कभी भी नवम के स्वामी का। इसी तरह से पंचम के स्वामी का भी दान नहीं करते क्योंकि हमारा पूर्व पुण्य है।
इनका दान नहीं करेंगे। लग्नेश का भी दान नहीं किया जाता, लग्नेश की वस्तुएं इस्तेमाल करी जाती हैं। जैसे लग्नेश का रत्न धारण किया जाता है। लग्नेश, जैसे किसी का शनि लग्नेश है तो उनको कहते हैं कि भाई आप शनिवार को काले चने खा ही लीजिए थोड़े से, या काली उड़द की दाल खा ही लीजिए थोड़ी सी, है ना। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जो हमारे कारक प्लेनेट होते हैं उनसे संबंधित वस्तुओं का दान नहीं किया जाता है। बाधकाधिपति का करना है, लेकिन अब कैसे करोगे आप? ये सप्तमेश का तो कर सकते हो आप कि चलो ठीक है, मार्केश भी है, सप्तमेश भी है, बाधकाधिपति भी है, तो इसका दान तो आप कर सकते हैं। यानी कि केवल द्विस्वभाव लग्नों में तो हम कर सकते हैं बाधकाधिपति को कमजोर करने के लिए, लेकिन 11th लॉर्ड का दान कैसे करें? समझना पड़ेगा कि ये स्थिति दान करने जैसी है या नहीं है। तो एक तो ये बात है, ऐसा नहीं होता है कि हम उठाइए और कुछ भी चीज़ का दान कर दीजिए। ये गूढ़ रहस्य की बात है कि दान कब करना है, किस चीज़ का करना है, रत्न कब का पहनना है और किस चीज़ का पहनना है। जो हमारे फेवरेबल प्लैनेट हैं, अगर वो कमज़ोर हैं हॉरोस्कोप में, तो ही हमें उसका रत्न पहनना है। अगर वो इक्वली पावरफुल हैं या अच्छे हैं, पावरफुल हैं, तो हमें उनका रत्न नहीं पहनना है। क्यों नहीं पहनना है? क्योंकि अगर एक 200 वाट का बल्ब है, ऑलरेडी जल रहा है, अब आप उसमें अगर ज़्यादा पावर दोगे तो क्या होगा? ज़्यादा अच्छा हो जाएगा? मेरे ख्याल से तो वो बस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पावर दे दी गई, तो वो विस्फोट कर देगा वहाँ पर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि रैंडम हम कुछ भी कर लें। हाँ ठीक है, सूर्य को हमेशा बलि करना चाहिए तो जल देकर या मंत्रों का जाप करके। चंद्रमा को हमेशा बलि करना चाहिए तो शिव आराधन करके कर लीजिए, या चंद्रमा को भी लोग जल देते हैं। कितने सारे हमारे त्यौहार होते हैं, पूर्णिमा में जल दिया जाता है, चौथ में जल दिया जाता है चंद्रमा को, करवा चौथ में भी देते हैं, और अदरवाइज़ भी हर महीने की चौथ में भी देते हैं। तो वो तरीके तो ठीक है, आराधन करके दे सकते हैं, गणपति आराधन करके भी चंद्रमा को बलि किया जाता है, तो वो चीज़ तो आप कर सकते हो। पर जहाँ तक दान की या रत्न पहनने की बात कभी कभी आ जाती है, तो रैंडमली कुछ नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये रत्न बहुत घातक भी सिद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे घर का लॉर्ड नहीं है और हमने रत्न पहन लिया, तो वो कभी कभी तकलीफ देता है। ऐसा भी देखा गया है कि लोगों ने हीरा धारण किया और क्रोध के मारे उनका समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, जिस जो दिख रहा है सामने उससे लड़ रहे। या कई बार गलत तरीके से बुध की लगनों में आपने मूंगा पहन लिया, अब बुध की लगन है आपकी और मूंगा पहन लिया। मूंगा यानी कि मंगल का रत्न, जो कि बुध की लगनों में सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है, तो वो तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा आपका, आपको तकलीफ दे देगा। तो वो समझना पड़ता है, ये ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा बता दिया जी इसको ये कर लो और इसको ये कर लो। तो ये वाली बात है। तो ये हमने पढ़ा आज अभी बाधकाधिपति के बारे में कि 11वें घर का स्वामी और नवम भाव का स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी ये बाधकेश का भी काम करते हैं। अकॉर्डिंगली उनको देखना पड़ता है कि कौन सी लग्न में कौन सा भाव का स्वामी बाधक बन रहा है। अब हम मंगली की योग की बात कर लेते हैं। मंगल एक ग्रह है, मंगल ग्रह के सारे गुण हम पढ़ चुके हैं। ये सेना का प्रतिनिधित्व करता है, पुलिस का प्रतिनिधित्व करता है, कमांडिंग पावर का प्रतिनिधित्व करता है, ये खेल का प्रतिनिधित्व करता है, और मंगल हमारे मसल पावर को इंडिकेट करता है। मंगल हमारी अस्थि मज्जा को बताता है। अस्थि के अंदर जो मज्जा होती है, जो रेड कलर की, जिसको कि बोन मैरो कहा जाता है, उसका लॉर्ड मंगल है। ठीक है, हमारी खोपड़ी का सर जो है हमारा ना, सर मेष राशि का मालिक है ना, ये मेष राशि सिर की होती है, तो मेष राशि का भी मालिक मंगल है। तो हमारी खोपड़ी को, मस्तिष्क को, दिमाग को, ये सारी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप सोच लीजिए कि खून की रवानगी से लेकर और सिर तक अगर इसका प्रतिनिधित्व है मंगल का, तो ये हमको क्रोध भी दिलाता है। जहाँ ये एक तरफ हमें बड़ा देशभक्त, सेना नायक, सेनापति या हमें कोई बड़ा वॉरियर बना सकता है, वहीं दूसरी तरफ ये डाकू और बलात्कारी भी बना देता है। ठीक है, क्रोध में आए, इसका क्रोध अगर चैनलाइज नहीं किया जाए मंगल का, तो ये मंगल डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा। और यही क्रोध को, ये गुस्से को हम चैनलाइज कर दें तो ये बहुत पॉजिटिव ऊर्जा दे सकता है, देशभक्ति के गीत गवा सकता है, देशभक्त बना सकता है, बॉर्डर पे युद्ध करा सकता है, आपको बहुत ही साहसिक कार्य, डिसास्टर मैनेजमेंट में ले जा सकता है। जहाँ पे कोई ना जाए, जो साहसिक काम कोई ना करे, वो मंगल से प्रभावित लोग करते हैं। हिम्मत देता है, ताकत देता है, पावर देता है, टिमिड नहीं है बिल्कुल भी। मैकेनिक बना सकता है आपको, मशीनों का कार्यकर्ता बना सकता है, मशीनों की सफाई, मशीनों का काम करना, रिपेयर करना। तो मंगल एक ग्रह है और उस मंगल के कुछ कुछ जगहों पर स्थित होने से मंगली योग बनता है। इसको हम मंगली योग ही कहेंगे। वो क्यों बनता है वो भी हम देख लेंगे। तो ये मैं एक चार्ट जैसा बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि अपने को थोड़ा समझ में आए
अगर हम ये लाइन खींच दें यहाँ से ऐसे करके ये, और ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो ये बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। अब हम ऐसे अलग अलग याद करें, पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में, 12वें घर में, तो शायद नहीं याद रहेगा। लेकिन अगर ये चार्ट हमने दिमाग में रख लिया कि भाई यहाँ से लेकर ये हाउसेस आ गए 3 और ये हाउसेस आ गए 2 और एक ये वाला हाउस भी। अब ये वाले हाउस में बहुत सारे लोगों को बड़ा ही वो है, कन्फ्यूज़न या कह सकते हैं कि वैचारिक मतभेद भी है। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग इस हाउस के मंगल को मंगली योग में नहीं लेते, लेकिन दक्षिण भारत में इस हाउस में बैठे मंगल को भी मंगली योग में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि देखिए मंगल की एक तो 4 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 8वीं दृष्टि भी होती है। तो अब आप देखिए ना, मंगल एक तो हमने पहले ही बता दिया कि गुस्से का लॉर्ड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, रॉब मारने की आदत है, इसको सेनापति की तरह काम करने की आदत है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है मंगल में, ओवर एक्टिव होते हैं मंगल वाले, तेज़ी से काम करते हैं, क्योंकि देखिए मेष राशि भी चर राशि है ना, तो ज़्यादातर इसकी मूल त्रिकोण राशि के गुण बता रहे हैं। हालांकि वृश्चिक राशि भी इसकी है, लेकिन वो फिर भी ठंडी राशि है, पानी की राशि है ना। तो लेकिन मेष राशि को अगर देखें तो अश्विनी कुमार इसमें आते हैं, अश्विनी नक्षत्र आता है, वो घोड़े का नक्षत्र है, वो भी सुपर एक्टिव होता है, कैसे भागता है घोड़ा, टक 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 टक, है ना। तो ये मंगल के गुण हैं, ठीक है। तो अब मंगल यहाँ पर बैठ करके एक तो पहले हमारे खुद के व्यक्तित्व और हमारे सिर और दिमाग के ऊपर इसका प्रभाव पड़ गया यहाँ अगर मंगल बैठा है तो। अब ये चौथी दृष्टि से हमारे सुख भाव को भी देख रहा है। यहाँ बैठा हुआ मंगल कहाँ देख लेगा, यहाँ देख लेगा ना आराम से, इस घर को देख लेगा, तो ये हमारा सुख भाव है। यहाँ पे भी गर्मी आ गई इसकी मंगल की, और ये यहाँ देख लिया पति या पत्नी के भाव को देख लिया, तो वहाँ पर भी क्रोध दे दिया। कोई सी जरा सी गलती हुई और हम हो गए आग बबूले, तुमने ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया। और उसके साथ में ये यहाँ ये क्या है, ये वैसे तो ससुराल का घर भी है। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा कुटुंब ये है, जातक का कुटुंब ये है और पत्नी का कुटुंब ये है या पति का कुटुंब ये है, तो ससुराल हो गई सीधी सीधी। अब ससुराल में भी गुस्सा, साले साहब अच्छे नहीं लगते, साली अच्छी नहीं लगती, माता पिता अच्छे नहीं लगते, सास ससुर अच्छे नहीं लगते। तो ये क्या हो रहा है, ये सब यहाँ बैठा हुआ मंगल कितनी सबको प्रभावित कर दिया इसने, देख रहा है ना, 1 2 3 4 सबको प्रभावित कर दिया, क्योंकि यहाँ बैठा है, यहाँ चौथी दृष्टि, यहाँ 7वीं दृष्टि, यहाँ 8वीं दृष्टि। तो लग्न का मंगल क्रोधी बना देता है कई बार, है ना। अब जैसे मान लो मकर लगाना हो तो बल्ले बल्ले एग्जाल्टेड मंगल हो गया। अब बताइए कितना क्रोध होगा। ऐसी एक जातिका की कुंडली मेरे नॉलेज में आई, और वो पहली बार जब मेरे पास आई, मैंने उसका हॉरोस्कोप देखते हुए मैंने कहा तुमको तो बहुत गुस्सा है, कितना गुस्सा है भाई, तुम तो मानती नहीं हो बात को। तो बोली आपको कैसे पता चल रहा है? मैंने कहा भाई कुंडली बोल रही है, मैं तो क्या ही बोलूँ, है ना। तो ये वाली बात है। तो अब ये इसी तरीके से यहाँ बैठेगा तो यहाँ देख लेगा चौथी दृष्टि से, है ना, फिर 7वीं से यहाँ, 8वीं से यहाँ देख लेगा। अब यहाँ बैठा होगा तो चौथी से यहाँ देख लेगा कर्म क्षेत्र को, 7वीं से यहाँ देखेगा, फिर 8वीं से यहाँ देखेगा। अब यहाँ जो बैठा हुआ मंगल होगा वो देखिए आप कहाँ कहाँ देखेगा, 1 2 3 4, ये संतान भाव को देख लिया इसने, यहाँ पर एस्पेक्ट आ गई 2nd हाउस में बैठे हुए मंगल की, मान लीजिए यहाँ बैठा है ना, 2nd हाउस में बैठेगी, और फिर इसकी यहाँ पर आ गई आयु भाव पे आ गई एक एस्पेक्ट, ठीक, और एक एस्पेक्ट यहाँ आ गई। अब ये देखिए, अगर ये जातक का मारक है तो ये पत्नी का मारक है, स्पाउस का मारक भाव भी तो बना, यहाँ पे मंगल की दृष्टि आ गई। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे पेट के स्थान पर आ गई, जो पेट है ना, ये हमारा पेट होता है, तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि आ गई। वैसे मंगल की दृष्टि यहाँ पर अच्छी होती है, पाचन क्षमता अच्छी होती है ऐसे जातकों की, लेकिन संतान के साथ रिलेशन बिगाड़ सकती है ना। इसी तरीके से ये भाग्य भाव पे भी दृष्टि आ गई। तो ये इसने भी सेंसिटिव हाउसेस पकड़ लिए, 1 2 3 4, और ये वाला हाउस जो पकड़ा इसने, ससुराल का घर, इस हाउस की वजह से मंगली यहाँ पर इसको, और फिर वाणी को खराब कर देता है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल बहुत रौब से बात करता है। जिनके भी मंगल यहाँ पर बैठे होते हैं, देखने में यह आया कि ऐसे जातक धमकी दे के बात करते हैं, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नहीं करा तो देखो मैं ये कर दूंगा, नहीं करा तो मैं ये कर दूंगी। तो ये वाणी को खराब कर देता है, और वाणी भी ऐसी धौंस के साथ बात करने वालों की वाणी है। तो ये वाणी भाव को खराब कर दिया, ससुराल भाव को इसने थोड़ा सा देख करके यहाँ पर भी क्रोध दे दिया, और पंचम भाव में संतान के प्रति भी। संतान, कई लोग देखा अपनी संतान को हमेशा डांटते फटकारते ही रहेंगे, उनसे चिल्ला चोट करते रहेंगे। संतान तो भगवान उन्हें दे देता है, लेकिन वो कई बार अपनी संतान से ही अनखनाते रहते हैं पूरे टाइम, उनको तकलीफ ही रहती है कुछ ना कुछ। तो शायद हो सकता है उनकी हॉरोस्कोप में कहीं ऐसी स्थिति बन रही हो। तो इसलिए ना ये हाउस का मंगल भी मंगली योग का मतलब है कि मंगल ऐसी पोजीशंस में बैठा है कि जहाँ से बैठ करके वो हमारे
सुख को, हमारे दाम्पत्य जीवन को, हमारे परिवार को क्रोध की अग्नि में झोंक सकता है। बस इतना ही है। तो इसीलिए बहुत सारे विद्वानों का कहना ये भी है कि यदि आयु 28-29 साल की हो गई है तो आप मंगली योग के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि समझने का सिर्फ इतना सा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आयु बढ़ती है तो व्यक्ति का अति उत्साह, क्रोध, इवन सेक्स तक भी कम हो जाता है और बंदे के अंदर क्षमताएं थोड़ी कम हो जाती हैं, तो ज़्यादा उसकी चिल्ला चोट करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत से विद्वानों के मुंह से आपने सुना होगा कि भाई 28 साल की उम्र के बाद मंगली योग को मत पकड़िए, जाने दीजिए, लेट इट गो, कुछ नहीं होता। या बोलने में आम कभी कभी लोग कह देते हैं जी ख़त्म हो गया, बट वो सेंटेंस सही नहीं है। वो समझाने के लिए, कहने के लिए कह दिया हो किसी ने तो बात अलग है, पर कोई ग्रह भाग थोड़ी जाएगा। जो हमारे जन्म के समय जो ब्रह्मांड में नक्षत्रों का, ग्रहों का जो चित्र था, उसकी जो फोटो एक बार खिंच गई, वही हमारी कुंडली है और वो जीवन भर वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, चेंज आता है हमारे कर्मों से, हम उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकते, थोड़ा सुधार सकते।